हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग आप सभी को। राधे राधे, शाम शाम। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद है कि आप सभी लोग बढ़िया होंगे और अपनी तैयारी अच्छे ढंग से कर रहे होंगे। आप सभी का जो एग्ज़ाम है एलटी ग्रेड का, वो 17 जनवरी को होने वाला है। और आज और कल जो था ये आपका केवीएस एनवीएस का एग्ज़ाम आपका हुआ है। और बहुत सारे क्वेश्चन मैंने देखे आपके कंप्यूटर लिटरेसी से और ज्योग्राफी से, जो हमने सचिन एकेडमी की बुक से पढ़ाए थे। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सारे क्वेश्चन वहीं से छपे थे, लेकिन बहुत ही मिलते जुलते क्वेश्चन आपके उसमें देखे गए हैं। तो आप सभी लोग जो है अपनी आने वाले एग्ज़ाम के लिए और भी अच्छे से तैयारी करिएगा। और आज के इस सेशन में हम, जो हमारी यूपी पीएससी की श्रृंखला चल रही थी इतिहास की, जो एलटी ग्रेड और जीआईसी लेक्चरर के लिए है, इसके अलावा टीजीटी पीजीटी का एग्ज़ाम आप दे रहे हैं या बीपीएससी टीआरई 4 की तैयारी कर रहे हैं, तो आपका जो है वहाँ पर आपको मॉडर्न हिस्ट्री आपको देखने को मिलता है, जिसमें आपको भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के नाम से ये टॉपिक आपको देखने को मिलता है। और यहाँ से आपके भर भर के सवाल पूछे जाते हैं बल्क के रेट में, तो आप सभी लोग इसको ज़रूर पढ़िएगा। यहाँ से आपके एग्ज़ाम में सवाल ज़रूर बनेंगे एलटी ग्रेड में, अगर आप एसएसटी से हैं तो। इसके अलावा हमारे चैनल पर आपको पॉलिटी की भी क्लास जो है करवाई गई थी, वो भी आप देख लीजिएगा, पुरानी भी पड़ी हुई हैं, जो हमने घटना चक्र 2025 की करवाई थी। इसके अलावा जो है सचिन एकेडमी की बुक से हमने केवीएस एनबीएस के लिए भी पॉलिटी की क्लास ली थी, कम से कम 250 क्वेश्चन थे, वो भी आप लोग देख लीजिएगा। क्योंकि जो है मुझे लग रहा है कि हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, ये सभी आपसे जो है पूछे जाएंगे, तो इसको आप लोग जरूर देखिएगा। बाकी इंसिडेंट हिस्ट्री हमने कवर कर ली थी। हमने मिडाइवल हिस्ट्री को स्किप किया है क्योंकि मिडाइवल हिस्ट्री से जो है बहुत ही कम सवाल आपको देखने को मिलते हैं, और आने वाले टाइम में अब तो 1-2 साल में बहुत ही कम हो गए हैं, और इसीलिए हम जो है एंशिएंट हिस्ट्री हमने देखी और फिर हम जो है मॉडर्न हिस्ट्री देख रहे हैं। तो आज की सेशन में हम देखेंगे ब्रिटिश शासन का भारतीय अर्थव्यवस्था पर प्रभाव। इस टॉपिक से संबंधित सवाल जो हमारे पूछे गए थे यूपीपीएससी के द्वारा। आप सभी लोग जानते हैं यूपीपीएससी ही जो है ये सारे जीआईसी लेक्चरर हो चाहे एलटी ग्रेड का एग्जाम हो, ये सभी करवाती है। इसीलिए हम जो है इसका जो है आपका घटना चक्र का बुक से अपना कवर कर रहे थे। अब इसके अलावा हम 1857 का विद्रोह ही देखेंगे आज, और इसमें हम देखेंगे कौन कहाँ से विद्रोह कर रहा था। आप सभी लोग जानते हैं कितना इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। अगर जो भी बच्चे जो है एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं वो जानते होंगे कि कितना इंपॉर्टेंट टॉपिक रहता है इंडियन नेशनल मूवमेंट, अगर आपका हिस्ट्री सब्जेक्ट है तो। अब देखिए हमारा पहला सवाल कह रहा है कि किसके प्रशासन काल में अस्थायी बंदोबस्त या इस्तेमारी बंदोबस्त लागू किया गया था। तो हम इस सेशन को देखेंगे और इस प्रश्न को भी सॉल्व करेंगे। देखिए कितने सारे एग्जाम में पूछा गया है। यूपी पीसीएस मेंस 2005, यूपी पीसीएस प्री 1991 2007, यूपी पीएससी जीआईसी 2010, यूपी लोअर प्री 2008 में ये सवाल आपका पूछा जा चुका है। तो आप समझ लीजिए कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये सेशन आपके लिए होने वाला है, और ये क्वेश्चन जो है कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो आप सभी लोगों से निवेदन है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी। देखिए कहा जा रहा है कि किसके प्रशासन काल में अस्थाई बंदोबस्त लागू किया गया था। तो आप सभी लोग जानते हैं कि ये जो है लॉर्ड कॉर्नवालिस का टाइम पीरियड था जब अस्थाई बंदोबस्त जो है लागू किया गया था। तो बी विकल्प इसके लिए हमारा सही हो जाएगा। देखिए 1793 ईस्वी में लॉर्ड कॉर्नवालिस ने भूराजस्व की अस्थाई बंदोबस्त प्रणाली का प्रारंभ किया, और इसे इस्तेमारी, जागीरदारी, मालगुजारी या बीसवेदारी आदि भिन्न भिन्न नामों से जाना जाता है। यह व्यवस्था बंगाल, बिहार, उड़ीसा तथा उत्तर प्रदेश के वाराणसी तक के क्षेत्र में लागू थी। इसके अंतर्गत समूचे ब्रिटिश भारत के क्षेत्रफल का लगभग 19% हिस्सा जो है शामिल था। इस व्यवस्था के अंतर्गत जमींदारों के एक नए वर्ग को जो है भूमि घोषित कर दिया गया, जिससे भूमि के लगान का जो है 10/11 भाग जो है कंपनी को देना पड़ता था, और 1/11 भाग अपनी सेवाओं के लिए अपने पास रखा जाता था। स्थायी बंदोबस्त के अंतर्गत जमींदार, छोटे पूंजीपति इसमें सम्मिलित होते थे। अगला सवाल देखिए, कह रहा है कि लॉर्ड कॉर्नवालिस का स्थायी बंदोबस्त लागू किया गया, तो कब लागू किया गया था? 1793 ईस्वी में। देखिए सर टॉमस मुनरो भू राजस्व बंदोबस्त से संबंध है, तो ये कौन से भू राजस्व बंदोबस्त से जिनका नाम जुड़ा हुआ है ये आपको बताना है। तो इनका जो जवाब हो जाएगा ये किससे संबंधित है, तो ये रैयतवाड़ी से। महालवाड़ी, रैयतवाड़ी, स्थायी बंदोबस्त, ये 3 बंदोबस्त आपको देखने को मिलते हैं अंग्रेजों के टाइम पर। ठीक है, तो रैयतवाड़ी जो है ये टॉमस मुनरो हो जाएंगे। ठीक है, रैयतवाड़ी जो है ये टॉमस मुनरो हो जाएगा। सी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। देखिए एक्सप्लेनेशन बहुत ही अच्छे ढंग से देखा करिए, क्योंकि एक्सप्लेनेशन से भी आपका सवाल जो है बन सकता है। रैयतवाड़ी बंदोबस्त अंग्रेजों द्वारा भारत में भू राजस्व प्रणाली और वसूली हेतु लागू की एक जो है सिस्टम था, और अलेक्जेंडर रीड ने मद्रास प्रेसिडेंसी में सर्वप्रथम 1792 ईस्वी में तमिलनाडु के 12 महल क्षेत्र में रैयतवाड़ी व्यवस्था लागू की थी। टॉमस मुनरो ने 1809 में कुछ क्षेत्रों में इसको लागू किया, और 1820 ईस्वी में मद्रास का गवर्नर बनने पर उसने मद्रास में इसको लागू कर दिया। मुनरो के शिष्य एल्फिस्टन ने इसे बॉम्बे प्रेसिडेंसी में लागू किया, और संपूर्ण ब्रिटिश भारत के 51% क्षेत्र, जिसमें मद्रास, मुंबई के कुछ हिस्से, पूर्वी बंगाल और असम एवं कुर्ग में यह व्यवस्था लागू थी। तो यहाँ पूछ भी सकता है आपसे कि कहाँ कहाँ लागू थी।
तो मद्रास, बम्बई, पूर्वी बंगाल, असम और कुर्ग। इस व्यवस्था के अंतर्गत रैयतों को भूमि का मालिकाना हक दिया गया, जिसके द्वारा ये जो है प्रत्यक्ष रूप से, सीधे या व्यक्तिगत रूप से भू राजस्व अदा करने के लिए उत्तरदायी थे। 1836 ईस्वी के बाद जो है विनगेट और गोल्ड स्मिथ द्वारा इस व्यवस्था में सुधार किए गए। देखिए, ब्रिटिश व्यवस्था में रैयत जो है भू राजस्व संग्रह प्रचलित था। तो ये पश्चिमी भारत और दक्षिणी भारत में मुख्यतः प्रचलित था। ये आप लोग याद रखिएगा, ऐसे भी सवाल आपसे बने हैं तो ये भी बन सकते हैं। मद्रास के रैयतवाड़ी बंदोबस्त से कौन संबंधित था? तो ये जो है सर टॉमस मुंडो। अंग्रेजों ने रैयतवाड़ी बंदोबस्त कहाँ लागू की? तो मद्रास और बम्बई प्रेसिडेंसी में। और अंग्रेजों ने रैयतवाड़ी व्यवस्था सर्वप्रथम आरंभ कहाँ की थी? तो मद्रास प्रेसिडेंसी से इसको लागू किया था। देखिए, नीचे दो कथन दिए गए हैं। कथन एक को जो है हम कथन को कह सकते हैं एक और दूसरे को कारण आर कहा गया है। अब आपको बताना है कि इसमें से सही कौन कौन सा है। यूपी पीसीएस प्री 2020 में ये सवाल पूछा गया था। ब्रिटिश सरकार ने भारत के अलग अलग भागों में भू राजस्व की अलग अलग व्यवस्था लागू की। तो अभी आपने देखा कि अलग अलग भागों में ये जो व्यवस्था है ये लागू थी और इससे भारतीय किसानों में अलग अलग वर्ग बन गए। तो बिल्कुल भाई, किसी को आप 1 रुपया दे रहे हैं, किसी को उसी काम के लिए 10 रुपया दे रहे हैं, तो ये अलग अलग वर्ग बन ही जाएंगे। ठीक है, तो यही आपका सही हो जाएगा। ए और आर दोनों सही हैं और आर जो है एक ही सही व्याख्या करता है, क्योंकि इसके कारण ही अलग अलग जो है वर्ग बन गए। देखिए, ब्रिटिश सरकार ने भारत के अलग अलग भागों में भू राजस्व के अलग अलग व्यवस्था लागू की। अस्थायी बंदोबस्त आपने देखा कि ये उत्तर प्रदेश में वाराणसी में ये सारी फैली हुई थी। रैयतवाड़ी आपने देखा कहाँ पर? आपने मद्रास प्रेसिडेंसी में देखा और जो है बम्बई प्रेसिडेंसी में इसको देखा। इसके अलावा आपने देखा कि ये जो है असम, पूर्वी बंगाल और कुर्ग में यह व्यवस्था लागू थी। और आपने देखा कि जो है इसके अंतर्गत जो है समूचे ब्रिटिश भारत के क्षेत्र का लगभग 19% हिस्सा आपका अस्थायी बंदोबस्त के तहत शामिल था। 51% भाग पर जो है आपका रैयतवाड़ी थी और महालवाड़ी पद्धति में लगभग 30% हिस्सा जो है, जिसमें संयुक्त प्रांत के कुछ हिस्से, मध्य प्रांत और पंजाब के जो है कुछ हिस्से इसमें लागू थी। विभिन्न क्षेत्रों में इन पृथक भू राजस्व व्यवस्थाओं से भारतीय किसानों में अलग अलग वर्ग बन गए थे। अतः कथन और कारण दोनों सत्य है, याद रखिएगा। अगला सवाल देखिए, यूपी आरओ और एआरओ में पूछा गया सवाल है। प्री 2016 में असम में सर्वप्रथम चाय कंपनी की स्थापना जो है कब की गई? असम में सर्वप्रथम जो है चाय कंपनी की स्थापना कब की गई थी, ये आपको बताना है। यूपी आरओ और एआरओ में 2016 में ये सवाल पूछा गया था। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 1839 में। 1839 में इसकी स्थापना की गई थी। देखिए, असम में सर्वप्रथम चाय कंपनी की स्थापना जो है 1839 ईस्वी में हुई थी और यह कंपनी 5 लाख रुपए की पूंजी के साथ इंग्लैंड में स्थापित की गई थी तथा नजीरा असम में इस कंपनी का मुख्यालय था। द असम कंपनी भारत की सबसे पुरानी व्यावसायिक चाय कंपनी है जो वर्तमान में कार्यरत है। अगला सवाल देखिए, सूची 1 को जो है सूची 2 से मिलाना है और यूपी पीसीएस प्री 2020 में यह सवाल आपका पूछा गया था। देखिए, जजमानी, बारा बलूट, मिरासी और अडाडे। अब आपको बताना है कि ये जो है कहाँ कहाँ इस तरह की जो है व्यवस्थाएं प्रचलित थी। तो जजमानी कहाँ थी? तो ये उत्तर प्रदेश में थी। तो ये आपका बिल्कुल ए सही हो जाएगा। बारा बलूट जो है ये महाराष्ट्र में, तो 1 के बाद 3 हो जाएगा। इसके बाद अगर हम मिरासी देखें तो ये हमारा तमिलनाडु में, तो ये 4 हो जाएगा। और अडाडे अगर देखें तो कर्नाटक में, तो ये आपका 2 हो जाएगा। ठीक है, तो 1 3 4 2 जो है इसका सही जवाब हो जाएगा। देखिए, डी विकल्प में दिया गया है, इसीलिए डी विकल्प हमारा जो है ये हमारा सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, ब्रिटिश भारत में सैन्य बल पर केंद्रीय राजस्व का कुल कितना प्रतिशत व्यय होता था? जो सैनिक शक्ति थी इस पर जो है राजस्व का, केंद्रीय राजस्व का कितना प्रतिशत व्यय होता था, ये आपको बताना है। यूपीआरओ और एआरओ 2021 में ये सवाल पूछा गया था। इसका सही जवाब हो जाएगा 40%। ठीक है, 40% जो है इसका सही जवाब हो जाएगा। यद्यपि इस तरह के प्रश्न का उत्तर जो है विवादित होता है, तथापि कई स्रोत ब्रिटिश भारत में औसतन सैन्य बल पर खर्च जो है 40% मानते हैं, याद रखिएगा। वैसे कहा जा रहा है कि इस प्रकार का जो प्रश्न है ये विवादित रहता है। देखिए, अंग्रेजों के शासनकाल में भारत के आर्थिक दोहन के सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया? अंग्रेजों के शासनकाल में, तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो आपका हो जाएगा दादा भाई नौरोजी ने। ठीक है, अंग्रेजों के शासनकाल में भारत के आर्थिक दोहन का सिद्धांत जो है ये दादा भाई नौरोजी ने प्रतिपादित किया था। इसका डी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। एक्सप्लेनेशन में देखिए, दादा भाई नौरोजी धन के बहिर्गमन के सिद्धांत के सबसे पहले और सर्वाधिक प्रखर प्रतिपादक थे। उन्होंने अपने लेखों और पुस्तकों इंग्लैंड, डेप्ट टू इंडिया और पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया, द बॉन्ड्स एंड मीन्स ऑफ इंडिया, ऑन द कॉमर्स ऑफ इंडिया के माध्यम से भारत के आर्थिक दोहन के सिद्धांत को प्रतिपादित किया था। अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित में से निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और उनके नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन करिए। एक अभिकथन है, दूसरा कारण है। इस तरह के सवाल आपके पूछे जाते हैं, आप सभी लोग जानते हैं। कह रहा है, ब्रिटिश काल में सामान्यतः भारत का व्यापार संतुलन जो है अनुकूल था। ब्रिटिश भारत में जो है या ब्रिटिश काल में सामान्यतः भारत का व्यापार जो है संतुलन अनुकूल था
और धन की निकासी का स्वरूप जो है अप्रतिफलित निर्यात था। तो ये बिल्कुल सही हो जाएगा, कथन भी सही है और आपका जो है कारण भी सही है, याद रखिएगा। देखिए यहाँ पर लिखा भी गया है कि बहिर्गमन अथवा निकासी की राष्ट्रवादी परिभाषा का तात्पर्य भारत से धन संपत्ति और माल का इंग्लैंड में हस्तांतरण था, जिसके बदले में भारत को इसके समतुल्य कोई भी आर्थिक वाणिज्यिक या प्रतिलाभ नहीं होता था। ब्रिटिश काल में सामान्यतः भारत का व्यापार संतुलन अनुकूल था, क्योंकि इस दौरान आयात की तुलना में अधिक निर्यात होता था। ईस्ट इंडिया कंपनी के धन निष्कासन के स्रोत थे व्यापारिक एकाधिकार से प्राप्त धन, कंपनी के कर्मचारियों के वेतन एवं पेंशन, कंपनी के निवेशकों को दिया जाने वाला लाभांश। कंपनी द्वारा जो पैसा इंग्लैंड भेजा जाता था वही पैसा पुनः भारत में विदेशी ऋण तथा पूंजी निवेश के रूप में प्राप्त होता था, परंतु इस पूंजी निवेश का उद्देश्य देश का विकास नहीं बल्कि भारतीय संसाधनों का अधिकाधिक शोषण था। 1813 ईस्वी के पश्चात इस आर्थिक निकास ने अप्रतिफल निर्यात का रूप धारण कर लिया था। वर्ष 1914 से पहले भारत में अंग्रेजी पूंजी निवेश केवल उन आर्थिक ऊपरी साधनों में लगाए गए जैसे रेलवे और सड़क, व्यापारिक जहाज तथा खनिज उद्योग एवं वित्तीय संस्थाओं में, बैंक, बीमा और वित्तीय निगम में, जो अंग्रेजी उद्योग के अनुपूरक थे। इसमें भारतीय औद्योगिक विकास के लिए कोई स्थान नहीं था। और दादा भाई नौरोजी ने धन के निकास को अनिष्ट या इविल ऑफ ऑल इविल्स की संज्ञा दी और इसे भारत की निर्धनता का मुख्य कारण बताया। इसलिए आपका पहला ही विकल्प इसमें सही हो जाएगा। देखिए, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया दादा भाई नौरोजी की पुस्तक है और कह रहा है ये कब प्रकाशित हुई थी, ये आपको बताना है। इसका प्रकाशन कब हुआ था, तो इसका प्रकाशन हुआ था 1901 में, ठीक है, 1901 में हुआ था। बी विकल्प जो है वो हमारा सही हो जाएगा। देखिए, इस तरह के सवाल बहुत पूछे जाते हैं और यहाँ से सवाल पूछे जाते हैं तो किसने लिखी थी, कब प्रकाशित हुई थी, ये आप लोग याद रखिएगा। और इसी में इन्होंने जो है इकोनॉमिक ड्रेन थ्योरी दी थी कि अंग्रेज जो है कैसे भारत से जो है धन को जो है इंग्लैंड ले जा रहे थे। देखिए, पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखी, तो दादा भाई नौरोजी ने। और ब्रिटिश शासन के समय अर्थव्यवस्था को खोखला करने के सिद्धांत के बारे में किसने पुस्तक लिखी, तो दादा भाई नौरोजी ने। देखिए, कह रहा है अनुद्योगीकरण के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, ये आपको बताना है। देखिए, कह रहे हैं यह प्रक्रिया 1813 में शुरू हुई और ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक एकाधिकारों की समाप्ति ने इस प्रक्रिया को जो है तेज कर दिया। तो बिल्कुल 1813 में शुरू हुई और जब ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक अधिकार समाप्त कर दिए गए थे तब ये प्रक्रिया और भी तेज हो गई, क्योंकि उद्योगों का ह्रास होने लगा था। तो ये आपका सी विकल्प इसका सही हो जाएगा, ठीक है। एक और दोनों कथन जो है आपका सही हो जाएंगे। देखिए, भारत में अनौद्योगिक की प्रक्रिया 1813 ईस्वी के चार्टर एक्ट के द्वारा कंपनी का भारतीय व्यापार का एकाधिकार समाप्त करने से शुरू होती है। इससे ब्रिटेन की समस्त प्रजा को पूर्वी विश्व के साथ व्यापार करने की अनुमति प्राप्त हो गई और यह औद्योगिक क्रांति को विस्तार देने के लिए किया गया था। इससे जो है भारत ब्रिटिश उत्पादों का जो है बाजार बन गया। अगला सवाल देखिए, 1857 की क्रांति से संबंधित होने वाला है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से होने वाला है। देखिए, 1857 की क्रांति का मुख्य कारण क्या था, तो वैसे अगर मुख्य कारण की बात करें तो ब्रिटिश साम्राज्य की नीति मानी जाती है। यहाँ पर देखिए, अगर तत्कालिक कारण पूछे तो तत्कालिक कारण आपका हो जाएगा चर्बी लगे कारतूस, याद रखिएगा। तो ये आपका जो है डी विकल्प यहाँ पर सही हो जाएगा। देखिए, मंगल पांडे कहाँ के विप्लव से जुड़े थे, मतलब कहाँ के जो है विद्रोह से जुड़े थे, तो मंगल पांडे का संबंध कहाँ से है, बैरकपुर से है, याद रखिएगा, बैरकपुर से है। तो इसका ए विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। देखिए, 29 मार्च 1857 को बैरकपुर में सैनिकों ने चर्बी वाले कारतूसों का प्रयोग करने से इनकार कर दिया और एक सैनिक मंगल पांडे ने अपने एजुडेंट पर जो है आक्रमण कर उसकी हत्या कर दी। अगला सवाल देखिए, मंगल पांडे सिपाही था, तो मंगल पांडे जो है किसका सिपाही था, कौन सी नेटिव इन्फेंट्री का, ये आपको बताना है। तो ये जो है जो है बंगाल नेटिव इन्फेंट्री थी, लेकिन उसका नंबर कितना था, तो वो 34वीं नेटिव इन्फेंट्री थी, याद रखिएगा, 34 नंबर की। तो ये यहाँ आपका कोई 34 नहीं दिया गया है, तो इसीलिए यहाँ पर कोई भी ऑप्शन जो है सही नहीं होगा। देखिए, 1857 विद्रोह के समय बैरकपुर में कौन ब्रिटिश कमांडिंग ऑफिसर था, ये आपको बताना है। तो 1857 विद्रोह के समय बैरकपुर में जो कमांडिंग ऑफिसर था उसका नाम था हैरसे, इसका नाम था हैरसे। तो ये आपका सी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। यूपीपीएससी RI 2014 में सवाल पूछा गया था। मार्च 1857 में 34वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री के सिपाही मंगल पांडे के विद्रोह के समय बैरकपुर में लेफ्टिनेंट सर जॉन बेनेट हैरसे जो है कमांडिंग ऑफिसर थे। अगला सवाल देखिए, 1857 की क्रांति जो है सर्वप्रथम कहाँ से प्रारंभ हुई थी, तो सबसे पहले प्रारंभ कहाँ से हुई थी, तो ये मेरठ से हुई थी। सी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। ये सारे क्वेश्चन आपको एकदम से जो है रटे होने चाहिए। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित पहली घटना क्या थी, ये आपको बताना है। तो सैनिकों का दिल्ली के लाल किले पर पहुंचना ये पहली घटना थी, याद रखिएगा। विद्रोह करके मेरठ से ये लोग दिल्ली पहुंचे थे और वहां पर बहादुर शाह जफर को अपना जो है नेता बनाया था। तो सी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। देखिए, 11 मई 1857 को दिल्ली में मेरठ से पहुंचे सिपाहियों के दस्ते ने मुगल सम्राट बहादुर शाह द्वितीय से अपील की कि सम्राट इन सिपाहियों का नेतृत्व स्वीकार करे और इस प्रकार सैनिकों का दिल्ली के लाल किले पर पहुंचना प्रश्नगत विकल्पों में से पहली घटना हो जाएगी। कानपुर में नाना साहब ने 5 जून 1857 को विद्रोह किया। बेगम हजरत महल ने 30 मई से 4 जून 1857 को
को जो है विद्रोह प्रारंभ किया और जो है झांसी की रानी ने जून 1857 में विद्रोह किया। वे 17 जून तक जो है लड़ी और 1858 में 17 जून 1858 को शहीद हो गई थी। अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक जो है 1857 के विद्रोह का स्थान और विद्रोह का आरंभ से संबंधित नहीं है, आपको बताना है। कह रहा लखनऊ जो है 4 जून 1800 जो है 57, तो बिल्कुल ये सही हो जाएगा। देखिए क्योंकि कहीं कहीं 30 मई और कहीं कहीं जो है 4 जून माना जाता है, तो ये आपका सही हो जाएगा। बाकी आपका गलत कौन सा हो जाएगा ये आपको बताना है। देखिए झांसी में जो है जून में, झांसी में जो है ये आपका कब शुरू हुआ था, तो ये जून 1857 में हुआ था, ना कि मई में, तो यही आपका जो है गलत हो जाएगा। बाकी बैरकपुर में 29 मार्च को ये चीज़ें हुई और मेरठ में जो है 10 मई को, तो ये आपका सही हो जाएगा सभी तीनों, केवल और केवल बी जो है ये हमारा गलत हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, यहाँ पर कुछ लिखा हुआ है, इसको भी देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट है। देखिए लखनऊ में कहीं कहीं देखिए कह रहा है कि 30 मई या 4 जून को, लेकिन आधिकारिक वेबसाइट पर लखनऊ के में 1857 के विद्रोह की प्रारंभिक तिथि जो है ये आपका 4 जून 1857 ही दी गई है। जबकि एनसीईआरटी कक्षा 12 की पुस्तक में लखनऊ में इस विद्रोह के प्रारंभ की तिथि 30 मई 1857 दी गई है। यूपीपीएससी ने अपनी उत्तर कुंजी में विकल्प बी को ही सही माना है। अगला सवाल देखिए, लखनऊ में 1857 के स्वतंत्रता संग्राम का नेतृत्व किसने किया था, तो बेगम हजरत महल ने किया था, ये आप लोग याद रखिएगा। 1857 के विद्रोह के दौरान बहादुर शाह ने किसे साहिब आलम बहादुर का खिताब दिया था। साहिब आलम बहादुर का खिताब जो है किसको दिया गया था, ये आपको बताना है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा जो बख्त खां था, इनका जो है सेनापति एक प्रकार से हम मान सकते हैं, ठीक है। ये हमारा हो जाएगा सी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। देखिए 1857 के विद्रोह के दौरान बहादुर शाह ने बख्त खान को साहिब बहादुर या साहिब आलम बहादुर का जो है खिताब दिया था। बख्त खान एक पख्तून था, ईस्ट इंडिया कंपनी में सूबेदार के पद पर था तथा कंपनी की ओर से उसने प्रथम अंग्रेज अफगानी युद्ध में भाग लिया था। बहादुर शाह ने अपने बड़े पुत्र मिर्जा मुगल व मिर्जा जहीरुद्दीन को मुख्य सेनापति घोषित किया था, किंतु विद्रोह में वास्तविक नेतृत्व जो है बख्त खान के पास था। अगला सवाल देखिए, 1857 के संग्राम में निम्नलिखित केंद्रों में से सबसे पहले अंग्रेजों ने किसे जो है पुनः अधिकृत किया था, मतलब कौन से शहर को या कौन से स्थान को सबसे पहले कब्जे में लिया था, ये आपको बताना है। यूपीपीसीएस मेंस 2015 में पूछा गया, तो सबसे पहले इनके अधिकार क्षेत्र में जो है दिल्ली वापस आई थी, तो ये आपका सी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। देखिए प्रश्नगत 1857 के संग्राम के केंद्रों में से अंग्रेजों ने सबसे पहले दिल्ली को पुनः अधिकृत किया। 3 महीने की घेराबंदी के पश्चात 20 सितंबर 1857 को अंग्रेजों द्वारा दिल्ली की पुनर्प्राप्ति कर ली गई थी। देखिए निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बिहार में जगदीशपुर के जमींदार जो है कुंवर सिंह ने अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह का नेतृत्व किया था, तो बिल्कुल सही हो जाएगा। और लॉर्ड डलहौजी ने रानी लक्ष्मीबाई के दत्तक पुत्र को उत्तराधिकारी होने की मान्यता प्रदान की, तो ये तो बिल्कुल गलत हो जाएगा, ठीक है, ये तो गलत हो जाएगा। इसने कहा माना था, माना ही नहीं था, तो केवल और केवल एक जो है ये हमारा सही हो जाएगा 10वें नंबर का। देखिए जो इसकी डॉक्ट्रिन ऑफ स्लैब्स थी, इसके अंतर्गत जो है इसने कहा कि दत्तक पुत्र का जो है कोई अधिकार नहीं होता था, और भारतीय शासक की मृत्यु बिना किसी जैविक पुत्र के होती थी तो वह राज्य ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन कर लिया जाता था। 1853 में बिना किसी जैविक उत्तराधिकारी के झांसी के राजा गंगाधर राव की मृत्यु हुई, तो रानी लक्ष्मीबाई ने दामोदर राव को दत्तक पुत्र के रूप में गोद लेकर झांसी का उत्तराधिकारी घोषित किया, जिसे डलहौजी ने मानने से इनकार कर दिया और राज्य हड़प नीति के तहत 1854 ईस्वी में झांसी को ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया। अतः कथन गलत हो जाएगा। देखिए 1857 के स्वाधीनता संघर्ष की वीरांगना महालक्ष्मी बाई की जन्मस्थली कौन सी है, तो जन्मस्थली इनकी जो है वाराणसी है, याद रखिएगा। मणिकर्णिका नाम था इनका पहले, तो ये आपका सी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। इनका जन्म जो है 19 नवंबर 1835 को गोलघर में हुआ था, जो वर्तमान में वाराणसी में है। अगला सवाल देखिए 12वें नंबर का सवाल है कि जो है 1857 के विद्रोह का जो है बरेली विद्रोह का नेतृत्व कौन था, बरेली से जो है विद्रोह का नेता कौन था, ये आपको बताना है। तो अगर हम बात करें बरेली से, तो बरेली में आपका देखिए जो खान बहादुर खां थे, ये बरेली से जो है विद्रोह का नेतृत्व कर रहे थे, ये विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। देखिए जो बरेली में रुहेलखंड के भूतपूर्व शासक के उत्तराधिकारी खान बहादुर ने 1857 के विद्रोह की रहनुमाई की। विद्रोह की लहर फैलते ही उन्होंने खुद प्रशासन संभाल लिया और करीब 40,000 सैनिकों को संगठित कर अपनी मजबूत सेना बनाई और अंग्रेजों का बड़ा मुकाबला किया। मुगल सम्राट बहादुर शाह द्वितीय ने उन्हें वायसराय के पद पर जो है नियुक्त किया था। अगला सवाल देखिए 13वें नंबर का सवाल है, निम्नलिखित में से कौन इलाहाबाद में 1857 के संग्राम का नेता था। तो इलाहाबाद की अगर हम बात करें 14वें नंबर का 13वें नंबर का यह सवाल है। इलाहाबाद में अगर हम बात करें तो लियाकत अली, मौलवी लियाकत अली ने यहाँ पर नेतृत्व जो है संभाला था, तो इसका जो है डी विकल्प हमारा सही हो जाएगा। देखिए कह रहा है कि सिपाहियों की सर्वाधिक संख्या कहाँ से थी, 1857 के संघर्ष में भाग लेने वाले सिपाहियों की सर्वाधिक संख्या कहाँ से थी, तो 14वें नंबर का जो सवाल है ये आपका हो जाएगा अवध से। इसी के लिए जो है अवध से और जो है बिहार
बिहार के क्षेत्रों से जो है काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर संख्या कम कर दी गई थी 1857 के विद्रोह के बाद से सिपाहियों की भर्ती की। देखिए 1857 के संघर्ष में भाग लेने वाले सिपाहियों की सर्वाधिक संख्या अवध से थी। वास्तव में उस समय अवध में शायद ही कोई ऐसा परिवार रहा हो जिसका कोई सदस्य सेना में ना रहा हो। केवल अवध से ही लगभग 75,000 सैनिक सेना में थे। अगला सवाल देखिए, नाना साहब का कमांडर इन चीफ कौन था? नाना साहब का जो कमांडर इन चीफ था उसका नाम था तात्या टोपे। तो इसका सी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। देखिए कानपुर में 5 जून 1857 को नाना साहब को पेशवा मानकर स्वतंत्रता की घोषणा की गई और नाना साहब को सेनापति कमांडर इन चीफ तात्या टोपे से बहुत सहायता जो है मिली थी। 1857 के निम्नलिखित क्रांतिकारियों में से किसका वास्तविक नाम जो है रामचंद्र पांडुरंग था? तो रामचंद्र पांडुरंग जो है ये तात्या टोपे का ही नाम था। बी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन असम में 1857 में क्रांति का नेता था? तो असम में किसने जो है नेतृत्व किया था ये आपको बताना है। तो इनका नाम हो जाएगा आपका दीवान मनीराम दत्ते। अब देखिए कहीं कहीं ऐसे सवाल जो है दिया गया है इतना नज़दीक से कि मैं अब जूम करूँगा तो आपको जो है आंसर भी दिख जाते हैं। तो इसके लिए जो है परेशान मत होइएगा, किसी किसी सवाल में आपको उत्तर भी दिख जा रहे होंगे। देखिए असम में 1857 की क्रांति के समय वहाँ के दीवान जो मनीराम दत्त थे वहाँ के अंतिम राजा के पौत्र कंदपेश्वर सिंह को राजा घोषित करके विद्रोह की शुरुआत की, परंतु शीघ्र ही विद्रोह का दमन करके मनीराम को जो है फांसी दे दी गई थी। अगला सवाल देखिए, 1857 के विद्रोह से निम्नांकित से कौन संबंध नहीं था ये आपको बताना है। 1857 के विद्रोह से जो है निम्नांकित में कौन संबंध नहीं था? बेगम हजरत महल लखनऊ से, कुंवर सिंह जो है आपका बिहार से या जगदीशपुर से, मौलवी अहमदुल्ला फैजाबाद से, ऊधम सिंह जो है इससे संबंधित नहीं थे। याद रखिएगा इन्होंने जो है 1940 में जाकर जो है जनरल डायर को जो है गोली मारी थी लंदन में, इंग्लैंड में। तो ये चीज़ आप याद रखिएगा, ये जो है इससे संबंधित नहीं थे। देखिए उधम सिंह 1857 के विद्रोह से संबंधित नहीं थे। ये पंजाब के जो है क्रांतिकारी थे। जलियांवाला बाग हत्याकांड का बदला लेने के लिए इन्होंने पंजाब के गवर्नर रहे माइकल डायर की जो है लंदन में मार्च 1940 में हत्या कर दी थी। इसके लिए इन्हें गिरफ्तार करके मृत्युदंड दे दिया गया था। बेगम हजरत महल ने लखनऊ में कुंवर सिंह ने और बिहार में कुंवर सिंह ने बिहार में और मौलवी अहमदुल्ला ने जो है फैजाबाद में 1857 के विद्रोह का जो है नेतृत्व किया था। अगला सवाल देखिए, भारत में शिक्षित मध्य वर्ग ने विरोध किया किसका? भारत में शिक्षित मध्य वर्ग था इसने जो है 1857 के विद्रोह से जो है तटस्थता बनाए रखी थी। याद रखिएगा ये ना अंग्रेजों के साथ हुए ना जो है विद्रोहियों के साथ हुए। तो सी विकल्प ये हमारा सही हो जाएगा। देखिए 1857 के विद्रोह में शिक्षित वर्ग ने कोई रुचि नहीं ली, जो इस महासमर की असफलता के प्रमुख कारणों में से एक है। विद्रोही जिस प्रकार अंधविश्वासों का उपयोग करते रहे या प्रगतिशील सामाजिक उपायों का विरोध करते थे, उससे शिक्षित भारतीय उनसे बिदक कर दूर हो गए। इस प्रकार भारत में शिक्षित मध्य वर्ग ने 1857 के विद्रोह में से एक प्रकार से जो है तटस्थता बनाए रखी थी। अगला सवाल देखिए, सुप्रसिद्ध उर्दू शायर मिर्जा गालिब का मूल निवास स्थान कहाँ था ये आपको बताना है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ये आपका हो जाएगा आगरा। ए विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला सवाल देखिए, सूची 1 का जो है सूची 2 से सुमेलन करना है और आपको जो है नीचे दिए गए कोड से आपको सही उत्तर करना है। तो सबसे पहले झांसी को देख लीजिए रानी लक्ष्मीबाई से मिलाना है। तो पहले का 4 हो जाएगा, तो सी और डी आपका कट हो गया, आपका ए और बी ही बचे। देखिए झांसी, रानी लक्ष्मीबाई, लखनऊ से जो है बेगम हजरत महल। तो 4 के बाद आपका 3, तो पहला विकल्प सही हो जाएगा। बाकी कानपुर से आप सभी लोग जानते हैं, कानपुर से आपका कौन था? फैजाबाद से मौलवी अहमदुल्ला, और कानपुर से आपका हम कह सकते हैं अजीमुल्ला खां, क्योंकि यहाँ पर नाना साहब को दिया जाना चाहिए था कानपुर में, लेकिन यहाँ पर जो है अजीमुल्ला खान को दिया गया है। ठीक है, याद रखिएगा इसको। तो पहला विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। देखिए 1857 के विद्रोह में झांसी में रानी लक्ष्मीबाई, लखनऊ में बेगम हजरत महल, कानपुर में फतेहपुर में अजीमुल्ला खान और फैजाबाद में मौलवी अहमद शाह या मौलवी अहमदुल्ला शाह ने नेतृत्व किया था। अगला सवाल देखिए, फिर से कह रहा है नाना साहब कहाँ से थे, और जो है थोड़ा सा छोटा करूँगा ताकि आपको चारों ऑप्शन भी दिख जाए। देखिए बहुत ही आसान सा सवाल है। नाना साहब जो है कानपुर से थे, सभी लोग जानते हैं, 2 विकल्प हो जाएगा। नवाब हामिद अली, इसको छोड़ दीजिए अगर नहीं जानते हैं तो। पहले अहमदुल्ला को मिला लीजिए, तो लखनऊ से मिला दीजिए, क्योंकि ये फैजाबाद से ही थे लेकिन हम लखनऊ से मिला देंगे। देखिए इनको हम लखनऊ से मिला देंगे क्योंकि फैजाबाद ऑप्शन में दिया नहीं गया है, तो हम लखनऊ से मिला देंगे। मनीराम दीवान या मनीराम दत्त जो है ये आपका जो है असम से हो जाएंगे, और नवाब हामिद अली खान को हम किससे मिला देंगे? तो दिल्ली से मिला देंगे। तो ये मिलान कुछ इस प्रकार से हो जाएगा। तो ये आपका जो है डी विकल्प जो है यहाँ पर सही हो जाएगा, याद रखिएगा। देखिए
1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था, ये आपको बताना है। तो जब 1857 का विद्रोह हुआ तो उस टाइम पर गवर्नर जनरल कौन था, ये आपको बताना है। देखिए यूपी पीसीएस फ्री 1990, 2012, यूपी एआरओ और आरओ जो है मेंस 2013 में ये सवाल पूछा गया था। तो कैनिंग था, याद रखिएगा कैनिंग था। सी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। देखिए 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग था और लॉर्ड कैनिंग भारत में कंपनी द्वारा नियुक्त अंतिम गवर्नर जनरल था जो 1856 से 58 तक था। ब्रिटिश सम्राट के अधीन नियुक्त भारत का पहला वायसराय भी यही था। अगला सवाल देखिए 1857 में किसने इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय बनाया था, क्योंकि दिल्ली पर जो है किसका कब्जा हो गया था, दिल्ली पर और लखनऊ पर ये सभी जो है विद्रोहियों का कब्जा हो गया था। तो 1857 में इलाहाबाद को जो है आपातकालीन मुख्यालय बनाया गया था। 24 नंबर का जो सी सही विकल्प हो जाएगा ये आपका ए विकल्प हो जाएगा, लॉर्ड कैनिंग। ठीक है, लॉर्ड कैनिंग ए विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। देखिए 1857 के विद्रोह के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन थे, ये बार बार आपसे सवाल पूछा जाता है, चाहे वो गवर्नर जनरल की बात करी जाए या आपका जो है ब्रिटिश प्रधानमंत्री की बात की जाए। तो ये पामस्टन थे, याद रखिएगा पामस्टन थे। बी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। देखिए जिस समय भारत में 1857 की क्रांति हुई, ब्रिटेन में विंसकॉन्ट पामस्टन हेनरी जॉन टेम्पल तृतीय विंसकॉन्ट पामस्टन जो है ब्रिटेन का प्रधानमंत्री था। उसका कार्यकाल 55 से 58 और 59 से जो है 65 ईस्वी तक था। अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित में से किसका नाम 1857 के विद्रोह से नहीं जुड़ा है, कर्नल सेंट लैंगर, लेफ्टिनेंट कर्नल गिब्स या कर्नल वेलेस या उपयुक्त सभी। तो इन सभी का नाम इनसे नहीं जुड़ा है 1857 के विद्रोह से, याद रखिएगा डी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए कि 1857 का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम असफल हुआ क्योंकि असफल हुआ क्योंकि अब असफल क्यों हुआ। देखिए भारतीय सिपाहियों में उद्देश्य की एकता की कमी थी, तो ये चीज़ें बिल्कुल थी। कोई अपनी जागीरदारी बचाने के लिए लड़ रहा था, कोई पेंशन रोक दी गई थी उसके लिए लड़ रहा था, ये भी पहला सही हो जाएगा, असफल हुआ। प्रायः भारतीय राजाओं ने ब्रिटिश सरकार का साथ दिया, ये भी सही हो जाएगा। अगला क्या कह रहा है कि ब्रिटिश सिपाही को कहीं अच्छे जो है सज्जित और संगठित है, तो ये भी सही हो जाएगा। तो ये आपका डी विकल्प ही सही हो जाएगा। ये सभी जो है असफलता के कारण थे, केंद्रीय संगठन की भी कमी थी, ये चीज़ आप लोग याद रखिएगा। देखिए विद्रोह के समय भारतीयों में एकता के अभाव के चाहे जो भी कारण हो रहे, किंतु विद्रोह के लिए घातक सिद्ध हुआ। विद्रोहियों के लक्ष्य को धक्का पहुंचाने के लिए अकेली कमजोरी नहीं थी, भारतीय सिपाही बहादुर और स्वार्थ रहित तो थे, मगर उनमें अनुशासन और एकता का अभाव था। बम्बई और मद्रास की सेनाएं राजभक्त रहीं। अवध और रुहेलखंड के तथा अन्य उत्तरी भारत के सामंतवादी तत्वों ने विद्रोह का नेतृत्व किया, किंतु दूसरी ओर अन्य सामंतवादी तत्वों ने जैसे पटियाला, जिंद, ग्वालियर और हैदराबाद के राजाओं ने इस विद्रोह के दमन में सहायता की। रणनीति में और रणकौशल की दृष्टि से भी अंग्रेजी सेनाएं भारतीय विद्रोहियों से बहुत आगे थी, वे भारतीय सिपाहियों की तुलना में अधिक सुसज्जित थी। अतः 1857 के विद्रोह के कारण की सफलता के जो है ये सभी कारण थे। अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित में से कौन ब्रिटिश अधिकारी ने लखनऊ में अपना जीवन खोया था। 1857 की क्रांति में किसने जो है लखनऊ में अपना जीवन खोया था, ये आपको बताना है। 28 नंबर का सवाल है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा जनरल नील और हैवलॉक और जो है लॉरेंस, ये सभी लोगों ने अपना जीवन खोया था, ये सभी मारे गए थे। सी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। देखिए 14 सितंबर 1857 को अंग्रेजों द्वारा दिल्ली पर अधिकार करने के क्रम में जनरल जॉन निकलसन घायल हुआ और 23 सितंबर को उसकी मृत्यु हो गई। लखनऊ में 1857 के विद्रोह के दौरान अंग्रेजी रेजिडेंसी की रक्षा करते हुए हेनरी लॉरेंस और मेजर जनरल हैवलॉक और जनरल नील को जो है मृत्यु हो गई थी, याद रखिएगा। अगला सवाल देखिए कि 1857 के संग्राम को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का नाम जो है किसने दिया था, तो ये विनायक दामोदर सावरकर ने दिया था। सी विकल्प इसका जो है ये हमारा सही हो जाएगा। 29 नंबर का जो सवाल है ये हमारा, इसका कौन सा विकल्प सही हो जाएगा, तो इसका सी विकल्प सही हो जाएगा। देखिए आगे इसका एक्सप्लेनेशन देखिए वी.डी. सावरकर ने अपनी पुस्तक द इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस में 1857 के विद्रोह को सुनियोजित स्वतंत्रता संग्राम की संज्ञा दी। उन्होंने इसे स्वतंत्रता की पहली लड़ाई कहा था। देखिए कह रहा है भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का जो है सरकारी इतिहासकार कौन था, ये आपको बताना है। तो 1857 का जो भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन था, इसका जो सरकारी इतिहासकार था उसका नाम था एस एन सेन। डी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। इनकी पुस्तक कौन थी, तो इनकी पुस्तक थी 1857, याद रखिएगा, जो 1957 में लगभग 100 साल बाद प्रकाशित हुई। अगला सवाल देखिए, भारतीय भाषा में 1857 के विप्लव के कारणों पर लिखने वाला प्रथम भारतीय कौन था, ये आपको बताना है। भारतीय भाषा में किसने लिखा था, तो ये से सैयद अहमद खां। ठीक है, सैयद अहमद खां ने भारतीय भाषा में 1857 के विप्लव के कारणों पर इन्होंने पहली बार लेख लिखा था। तो ए विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। देखिए सर सैयद अहमद खां के द्वारा लिखित पुस्तक असबाबे बगावते हिंद वर्ष 1859 में प्रकाशित हुई। इसमें 1857 के विद्रोह के कारणों की चर्चा की गई थी। अगला सवाल देखिए, तथाकथित प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम न प्रथम न राष्ट्रीय और न ही स्वतंत्रता संग्राम था, यह कथन जो है किसने कहा था, ये आपको बताना है। तो इनका नाम बहुत आप लोग सुनते होंगे,
आरसी मजूमदार ने यह कथन कहा था। तो ए विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। इनकी जो पुस्तक थी जिस सिपाही म्यूटनी एंड द रिवोल्ट ऑफ 1857 को स्वतंत्र रूप से जो है वर्ष 1957 में प्रकाशित किया गया था, 100 साल बाद। और मजूमदार ने 1857 के विद्रोह को तथाकथित प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम, न प्रथम न राष्ट्रीय और न ही स्वतंत्रता संग्राम कहा था, याद रखिएगा। 1857 की क्रांति के बारे में निम्नलिखित में से कौन सी एक अवधारणा सही है? कौन सी एक अवधारणा सही है आपको बताना है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ये आपका हो जाएगा, इसने भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की शासन प्रणाली को मृतप्राय बना दिया। ठीक है, बिल्कुल ये सही हो जाएगा, सी विकल्प है ये हमारा सही हो जाएगा। देखिए 1857 क्रांति के परिणाम स्वरूप भारतीय शासन की बागडोर कंपनी के हाथों से निकलकर ब्रिटिश क्राउन के हाथों में चली गई और इसकी शासन प्रणाली में भी आमूलचूल परिवर्तन किया गया। अतः 1857 की क्रांति के संदर्भ में प्रश्नगत विकल्प सी की अवधारणा ही सही है, जबकि अन्य कथन जो है सही नहीं है। अगला सवाल देखिए यहाँ पर कहा जा रहा है कि साम्राज्ञी जो है विक्टोरिया ने 1858 की घोषणा में भारतीयों को बहुत सी चीज़ें दिए जाने का आश्वासन दिया था, और निम्न आश्वासनों में से कौन सा ब्रिटिश शासन ने पूरा किया? तो इन्होंने ये कहा कि रियासतों को हड़पने की नीति जो है समाप्त कर दी जाएगी। तो ये बिल्कुल इन्होंने पूरा भी किया था। तो ए विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। देखिए 1857 के विद्रोह का सबसे महत्वपूर्ण परिणाम जो था ये महारानी विक्टोरिया की उद्घोषणा थी, और यह उद्घोषणा 1 नवंबर 1858 को इलाहाबाद में हुए दरबार में लॉर्ड कैनिंग द्वारा उद्घोषित की गई। इसमें भारत में जो है कंपनी के शासन को समाप्त कर भारत का शासन सीधे क्राउन के अधीन कर दिया गया, और इस उद्घोषणा में भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के विस्तार पर रोक, लोगों के धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप न करना, एक समान कानूनी सुरक्षा सबको उपलब्ध कराना शामिल थे। भारतीय रजवाड़ों के प्रति विजय और विलय की नीति के परित्याग कर दिया गया, और सरकार ने राजाओं को गोद लेने की अनुमति प्रदान कर दी। तथापि अन्य आश्वासन ब्रिटिश शासन द्वारा जो है पूरे नहीं किए जा सके थे। तो आज के सेशन में दोस्तों इतना ही। अगले सेशन में हम नए टॉपिक के साथ मिलेंगे, क्योंकि जो है खांसी थोड़ी सी ज़्यादा है और कोल्ड की वजह से, इसीलिए क्लास लेने की हालत में मैं नहीं हूँ, लेकिन फिर भी आप लोगों के लिए जो है मैं क्लासेस ले रहा हूँ लगातार। तो आप सभी लोग जो है कमेंट बॉक्स में अपना राय दीजिएगा, क्लास आपको कैसी लगी है आप सभी लोग बताइएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों में भी शेयर करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।